जीवन में जब कभी भी आप असफल हुए हैं किसी भी काम में, तो एकांत में बैठकर फिर अपने आप से कभी पूछा है कि क्या मैंने अनुशासन के साथ में ईमानदारी से काम किया था। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है। आरोह है भाग 1 जो है उसका आज आखिरी अध्याय हम देखेंगे। आओ मिलकर बचाएं। निर्मला पुतुल साहिबा की ये कविता है। बहुत अच्छे ढंग से हम इसको भी निपटा देंगे और इसी के साथ हमारी ये आरोह है भाग 1 जो पुस्तक है समाप्त हो जाएगी। और नए साथी जो जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, कक्षा 9, कक्षा 10 की चारों पुस्तकें कंप्लीट हो गई, कृतिका और क्षितिज। इसके साथ में 11 की हमने वितान कंप्लीट कर ली है, अंतराल भाग 1 कंप्लीट कर ली है और आज अपनी आरोह है भाग 1 पुस्तक भी जो कंप्लीट हो जाएगी। जिन साथियों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना अगर सर्च करते हो तो जिस टेलीग्राम चैनल पर 3900 से माफ़ कीजिए 3900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इस वीडियो को फटाफट अभी लाइक कर दो। आप लाइक करना भूल जाते हो। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना और सभी दोस्तों को शेयर किया करें। सभी ग्रुप के अंदर फेसबुक व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाया करें ताकि जितने ज़्यादा साथी जुड़ेंगे उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। इस चैनल पर यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का कंप्लीट निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम है जो करवाया जा रहा है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। निर्मला पुतुल साहिबा का जो ये अध्याय है, कविता है, आओ मिलकर बचाएं। यहाँ पर कवियत्री क्या कुछ बचाने की बात करें वो अध्याय में हम देखेंगे। पहले पंक्तियाँ देखिए कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर क्या बहस चल रही होगी। ये नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, वहां से ये पंक्तियां हैं जो ली गई है। निर्मला पुतुल जन्म होता है 1972 में दुमका झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड, दुमका के यहाँ होता है 1972 में। रचनाओं में हम बात करें तो नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, ये इनकी रचनाएं हैं। इनका जो जन्म है एक आदिवासी परिवार में हुआ था। तो पूछ लिया जाए सवाल, निम्न में से आदिवासी परिवार में जन्मी लेखिका या कवियत्री है? तो 3 और दे दिया, महादेवी वर्मा और कुछ ऐसे वैसे करके दे दिया। तो आपको ध्यान में रखना निर्मला पुतुल एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ था इनका। इनका जो आरंभिक जीवन है वो बहुत संघर्ष में रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद, यानी पिता और चाचा क्या थे, शिक्षक थे इनके, उसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन है जो इनका बाधित होता रहा। नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पाई है। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी ये विचार कर उन्होंने क्या किया, नर्सिंग में डिप्लोमा किया। तो पूछ लिया जाए निर्मला पुतुल ने किस में डिप्लोमा किया था? तो नर्सिंग में डिप्लोमा किया था कि नर्स बन जाऊंगी मैं तो ये सारे कष्ट है जो इकोनॉमिकली कंडीशन है अपनी ठीक है जो हो जाएगी, आर्थिक कष्ट है जो दूर हो जाएंगे। काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बौद्ध से गहरा जुड़ाव पहले से था इनका, संथाली समाज से, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ इनका। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बौद्ध विकसित हुआ जिससे वह आगे अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को है जो समझने में सफल हो सके। उन्होंने आदिवासी समाज की जो विसंगतियां उनको तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष का जो वर्चस्व है वो भी, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की जो हानि है उसको भी, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथों की कठपुतली है जो बन जाना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। तो इन तमाम परिस्थितियों, तमाम सिचुएशंस पर इन्होंने अपनी कलम है जो चलाई है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय है जो कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने है जो रखती है।
संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी है, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है, कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता है जो झुकाव भी है। तो पंक्तियाँ देकर इस प्रकार पूछा जा सकता है कि समाज के अंदर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है इस अध्याय के अनुसार, तो वो है संथाली समाज। यहाँ से सवाल है जो बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ है जो नोट कर लीजिएगा आप। आओ मिलकर बचाएं, ये आज की कविता जो हम पढ़ेंगे उसका क्या शीर्षक है, आओ मिलकर बचाएं। कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। जो दोनों पक्ष है, बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्राकृतिक परिवेश के लिए जिन चीज़ों की जरूरी है उन चीज़ों को बचाने की ये कविता है जो बातें करती है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज जो संकट में है, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज के आज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो अशोक सिंह ने किया, ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। और कविता का मूल स्वर क्या है, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज जो संकट में है, यह इसका मूल स्वर है। तो अशोक सिंह द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया, ये सवाल जरूर ध्यान में रखिएगा आप। तो यह है निर्मला पुतुल साहिबा की कविता आओ मिलकर बचाएं। क्या क्या चीज़ें बचाने की ये बात कर रही है, पहले कविता का वाचन करते हैं, फिर इसका मैं शब्दार्थ सहित भावार्थ आपको बताता हूँ। कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को, हड़ियाँ में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, झुंझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास, अब भी हमारे पास। बहुत प्रेरक कविता है, साधारण शब्दावली है, अच्छे से समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए किस किस को बचाने की बात कर रही है यहाँ पर, कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, अपने चेहरे पर आबो हवा से बचाएं उसे, और बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को, पूरी की पूरी बस्ती को, हड़िया में भाषा में, हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो यहाँ शब्दार्थ को हम देखें तो कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से यहाँ पर तात्पर्य है कि मर्यादाहीन होना। नंगी होना से यहाँ पर है क्या, मर्यादाहीन होने की यहाँ पर बात हुई है, मर्यादाहीन होना से मतलब है, ठीक है। और आबो हवा यानी वातावरण, आबो हवा का पूछा जा सकता है, आबो हवा यानी वातावरण, ठीक है, वातावरण। आगे हम देखें, हड्डियाँ यानी हड्डियों का भंडार, माटी यानी मिट्टी, झारखंडीपन यानी झारखंड क्षेत्र का पुट, झारखंड का पुट। तो जो ये कविता है, जो कवियत्री अपनी निर्मला पुतुल, यह कविता जो संथाली भाषा से क्या अनुदित है, इसमें कवियत्री अपना जो परिवेश है उसको नगर की जो अपसंस्कृति से है जो बचाने की कोशिश करे, बचाने का आह्वान कर रही है। नगरीय जो संस्कृति, अपसंस्कृति, उससे बचाने का आह्वान करती है। क्या आह्वान करती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, अपनी बस्ती को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कि जो कवियत्री कहती है कि हम सबको मिलकर अपनी बस्तियों को
शहरी जिंदगी के प्रभाव से क्या बचाना है? अमर्यादित होने से है जो बचाना है, अपनी बस्तियों को अमर्यादित होने से बचाना है। और किससे बचाना है? शहर की आबो हवा से बचाना है। तो ये सवाल बन सकता है कि अपनी जो बस्तियां उनको बचाने की बात किन से बचाने की बात करें? शहर की जो आबो हवा है उससे जो बचाने की बात करें, जो उसका प्रभाव पड़ रहा है उससे बचाने की यहाँ पर बात करें। अमर्यादित है जो नहीं होने देना, अमर्यादित होने से है जो बचाना है। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का जो पर्यावरण है और जो मानवीय है जो शोषण है वो बहुत किया है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यहाँ पर कहते हैं कि शहरी सभ्यता की जो छाप है अपने यहाँ की बस्तियों पर जो पड़ रही है, बहुत शोषण किया उन्होंने, और हमें अपनी बस्तियों क्या है उस शोषण से बचाना है। आओ मिलकर बचाएं। यहाँ पर ये आह्वान करें कि अपनी बस्तियों को हमें बचाना है शहर की आबो हवा से, वहाँ की जो रंगत है जो यहाँ पर चढ़ रही है उससे। नहीं तो पूरी बस्तियाँ क्या है, हड्डियों का ढेर बन जाएगी एक तरीके से, या हड्डियों के ढेर के नीचे जो दब जाएगी। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डिया में, नहीं तो ये पूरी की पूरी बस्ती क्या बन जाएगी, एक हड्डियों का ढेर में जो तब्दील हो जाएगी। कवित्री यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और हमारे जो चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। यानी कि इस बात से यह है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, कि अपने चेहरे पर क्या होना चाहिए, संथाल जो परगना अपना क्षेत्र जो है उसकी जो मिट्टी है ना उसका रंग अपने चेहरे पर झलकना चाहिए, और भाषा में हमें झारखंडीपन आना चाहिए, झारखंडी लैंग्वेज का पुट आना चाहिए, न कि शहरी प्रभाव है जो हम पर पड़ना चाहिए। तो शहरी प्रभाव से हमको बचना है, जो अमर्यादित होने से हमको बचना, ये यहाँ पर आह्वान है जो कर रही है। तो शहरी आबो हवा जो यहाँ पर आया ना, शहर की आबो हवा ये यहाँ पर अपसंस्कृति का प्रतीक है, अपसंस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर इस तरीके से मामला है जो सेट किया गया है। ठंडी होती, आगे यहाँ पर देखें हम तो ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। यहाँ पर ठंडी होती यानी धीमी पड़ती, ठंडी होती से तात्पर्य क्या हो जाएगा, धीमी होती। दिनचर्या यानी आपको समझ, दैनिक कार्य, गर्माहट यानी एक तरीके से जीवन की गर्माहट यानी एक तरीके से नया उत्साह, मन का हरापन यानी मन की खुशियाँ, मन का हरापन से क्या तात्पर्य हो जाएगा, मन की खुशियों से है यहाँ पर तात्पर्य, ठीक है। जुझारूपन यानी एक तरीके से संघर्ष करने की प्रवृत्ति, जुझारूपन क्या कहते हैं, संघर्ष करने की प्रवृत्ति। अक्खड़पन यानी कठोर होना, रूखा होना। तो यहाँ पर वही बात है आगे, और अब जो शहरी परिवेश है उससे बचाने की बात करें अपनी संस्कृति को, कवियत्री क्या कहती है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, कि शहरी संस्कृति के प्रभाव से इस क्षेत्र के लोगों की जो दिनचर्या वो धीमी पड़ती जा रही है। शहरों में लोग पड़े रहते हैं, रात को लेट तक सोते हैं, दिन में खूब देर तक उठते हैं। तो शहरों की जो संस्कृति है उसका प्रभाव इस क्षेत्र के लोगों पर पड़ रहा है, और यहाँ की जो दिनचर्या जो है वो धीमी पड़ती जा रही है। उनके जीवन का क्या उत्साह समाप्त हो रहा है, जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, जीवन का जो उत्साह है, गर्माहट यानी नया उत्साह जो है वो क्या पड़ रहा है, बिल्कुल एक तरीके से समाप्त हो रहा है। उनके मन में जो मन का हरापन है, उनकी जो मन में जो खुशियां थी वे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। और लोगों के मन में जो उत्साह, दिल का भोलापन था, मन के जो सच्चे रहने वाले लोग थे, और एक तरीके से अक्खड़पन था उनके अंदर, कठोरता जो थी, जो संघर्ष करने की क्षमता थी, वो सारी की सारी क्या है जो समाप्त होती जा रही है। तो हमको इस क्षेत्र के लोगों को उस शहरी संस्कृति के प्रभाव से जो बचाना है, ताकि ये चीज़ें हैं जो वापस संघर्ष करने की क्षमता, अक्खड़पन, भोलापन, नया उत्साह, ये सभी की सभी चीज़ें हैं जो वापस आ जाए। आगे देखिए, आगे हम बात करें तो भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, सदियों नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलाहट। क्या क्या बचाना है हमको, बचाना क्या क्या, गर्मी, निर्मलता, पवित्रता, मौन, चुप्पी, सौंधापन, खुशबू, लहलाहट यानी लहराना, ये सामान्य शब्द है। बचाना क्या, कवियत्री कहती है कि जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है,
परिश्रम करने की जो आदत है, अपने पारंपरिक जो हथियार हैं जैसे कि भीतर की आग, संघर्ष करने की प्रवृत्ति और धनुष की डोरी, पारंपरिक जो हथियारों में आता है धनुष और उसकी जो डोरी, तीर जो है उसका नुकीलापन और कुल्हाड़ी की धार, इन सब को हमको क्या करना है, बचाना चाहिए। और वो समाज से क्या आग्रह करती है, निर्मला पुतुल क्या आग्रह करती है कि जंगल की ताज़ा हवा, हमें जंगलों को, अपने जंगलों को कटने से जो बचाना चाहिए ताकि क्या है, ताज़ा हवा मिलती रहिए। नदियों को दूषित होने से बचाना है ताकि उनकी स्वच्छता है जो बनी रहे, उसको बनाए रखना है हमको, उस चीज़ को बचाना है। पहाड़ों पर जो शोर हो रहा है, लोग आवाजाही करें, उस शोर को रोककर शांति बनाए रखनी है। पहाड़ों का मौन को बचाना है, पहाड़ों के अपने गीतों की धुन को बचाना है। अपने जो लोकगीत है वो लोग भूलते जा रहे हैं, उसको बचाना है, क्योंकि ये हमारी क्या है, संस्कृति की पहचान है। एक तरीके से हमें एक तरीके से ये मिट्टी की सुगंध देती है, मिट्टी की जो सुगंध है और लहलहाती है जो फसलें हैं उनको हमें बचाना है ताकि हमारी जो संस्कृति है ये बची रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, हमारी संस्कृति की है जो परिचायक है। तो संस्कृति के परिचायक के अंदर क्या क्या हो जाए, ये जंगल, अब वनों की ताज़ा हवा, नदियों का निर्मलतापन, जो जल है वो, पहाड़ों का मौन है, गीतों की धुन है, जो लोक संगीत है, ये सभी क्या है, संस्कृति क्या है, परिचायक है साहब। तो यहाँ पर विशेष आग्रह कवियत्री ये करी, लोक जीवन को सहज बनाए रखने के लिए कर रही है। आ गई बात समझ? आगे देखिए और क्या क्या बचाना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और क्या बचाना है, मुट्ठी भर यानी थोड़ा सा एकांत यानी अकेलापन। और क्या क्या बचाना, कवियत्री कहती है कि आबादी और विकास के कारण है जो अपना क्या घर है जो छोटे होते जा रहे हैं। तो नाचने के लिए हमें खुला आंगन बचाना है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, घर है जो छोटे होते जा रहे हैं इस वजह से, तो हमें नाचने के लिए खुला आंगन बचाना है एक तरीके से। और हमें नाचने के लिए खुला आंगन बचाना है, इससे तात्पर्य यह है कि हमें आबादी पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा, कंट्रोल रखना होगा जनसंख्या पर, तभी तो खुले आंगन बचेंगे, वरना जनसंख्या फैलती जाएगी और ज़मीन के टुकड़े जो कम होते जाएंगे, बंटवारे होते जाएंगे, तो डब्बे से रह जाएंगे शहरों की तरह। तो नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए, तो हमें आबादी पर क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा, इसको बचाना है। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीतों को है जो हमें बचाना होगा, गाने के लिए गीत है जो अपने गीत होने चाहिए अपने। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए हमें हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि खिलखिला कर हम हंस सकें। फालतू में बात बात पर टेंशन लेने लगे, बात बात पर तनाव लेने लगे तो कुछ होना जाना नहीं है अपना। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। ये नहीं है चारों तरफ शोरगुल भीड़ है, बस रोने के लिए बैठ कर एकांत में रो भी नहीं सकते हैं साहब कि लोग क्या कहेंगे। तो रोने के लिए एक मुट्ठी भर, थोड़ा सा, जरा सा, मुट्ठी भर यानी थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। अब पूछ लिया जाए सवाल, मुट्ठी भर एकांत किसके लिए चाहिए, आओ मिलकर बचाएं कविता में। रोने के लिए, यहाँ यूँ समझ लीजिए, बच्चों के लिए मैदान को बचाना है हमें। और किसको बचाना है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान को बचाना है। मैदान कहीं है ही नहीं, बस पशुओं के लिए हरी घास को बचाना, हरी घास है ही नहीं, बस लाओ चारा इधर से लाओ उधर से डाल दो, कहीं नामो निशानी नहीं है। और पत्थरों के फर्श पर बैठती है गायें शहरों के अंदर, ज़मीन ही नहीं है, मिट्टी ही नहीं है बिल्कुल। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति को बचाना है। तो बच्चों को खेलने के लिए मैदानों को बचाना है, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास को बचाना है, और बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का जो शांत वातावरण चाहिए होता है उनको घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, उसको चीज़ को बचाना है। इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें हैं जो मिलकर बचेगी। तभी कवियत्री आह्वान करेगी कि आओ मिलकर बचाएं। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए वो है जो कह रही है। आगे क्या चीज़ें बचानी है, आगे चीज़ें बतानी कि और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यहाँ पर कहती है कवियत्री जो है निर्मला पुतुल साहिबा कि आज चारों तरफ क्या है, अविश्वास का माहौल है, निराशा का माहौल है, घोर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब चीज़ें चल रही है, अविश्वास चल रहा है। तो इस अविश्वास माहौल को हटाना है हमको, और कोई किसी पर जो विश्वास नहीं करता है, तो इस प्रकार के जो माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना है, विश्वास की किरण जगाए रखनी है, और थोड़ी सी उम्मीद जगाए रखनी है। हमें अच्छे कार्य करने के लिए हमें
हमेशा लालायित रहना चाहिए, उम्मीदें जो बचा कर रखनी चाहिए, और हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार जो कार्य कर सकें। थोड़ी से हमें ड्रीम भी बचा के रखने चाहिए, थोड़ी अपनी जो इच्छाएं हैं सपने जो हैं उनको भी बचा कर रखना चाहिए ताकि हम उनके अनुरूप आगे जो बढ़ सके, कार्य कर सकें। और आखिर में कवियत्री क्या कहती है, आओ आओ मिलकर बचाएं क्या, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवियत्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ें जो ऊपर पाठ में दी गई इन सबको बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज का जो आपाधापी का जो जीवन है, इस दौर में भी अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम बचा सकते हैं, वो हमारे बचाने के लिए बची हुई है। और हमारी सभ्यता व संस्कृति अनेक चीज़ें विशेष है जिनको हम सहेज कर रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी संस्कृति को। तो ये थी अपनी कविता, ये था अपना अध्याय। इसी के साथ आरोह पुस्तक कंप्लीट होती है। आबो हवा यानी जलवायु, वातावरण, माटी यानी मिट्टी, सौंदापन सुगंध, उम्मीद आशा, दौर, समय, अक्खड़पन, किसी बात को लेकर रुखाई से तन जाने का भाव, जुझारूपन, झूंझने या संघर्ष करने की प्रवृत्ति। तो पाठ होता है पूरा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, और सभी दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, जिस पर 3900 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ पढ़ाई से संबंधित, आदि की आवाज़ नाम से। अगर आप डिमोटिव है और चाहते हैं कि कुछ अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई करने में लग जाऊं तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाओ, मोटिवेशनल वीडियो देखो, यकीनन आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और नए साथी जुड़े उनको बता दूं, अपनी क्लासेस 3 बजे होती है पाठों वाली, शाम को 8 बजे होती है काव्य शास्त्र वाली, जिसमें अभी काव्य रस है जो चल रहा है। 2 क्लास हो गई रस की। इससे पहले छंद करवा दिए हमने और अलंकार करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।